सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं मोनिका, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर। इनकम टैक्स में आज के लिए हमारा जो टॉपिक है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये हमारा नया चैप्टर है जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति अनेक सोर्सेज से इनकम को अर्न करता है। उसके द्वारा अर्न की गई सभी प्रकार की इनकम्स के जो कैलकुलेशन है वो इनकम टैक्स एक्ट में वर्णित अलग अलग शीर्षकों के अंदर की जाती है। जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 14 है उसमें विभिन्न सोर्सेज से प्राप्त इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें पहला हेड था इनकम फ्रॉम सैलरीज, वेतन से आय। ये चैप्टर हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा हेड जो है इनकम का वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तीसरा हेड है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि व्यवसाय या पेशे के लाभ। फोर्थ हेड है कैपिटल गेन, यानी कि पूंजी लाभ। और फिफ्थ हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि अन्य साधनों से आय। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एज आई टोल्ड यू बिफोर, ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 14 में जो 5 हेड्स दिए गए हैं इनकम के, उनमें से ये दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इनकम का दूसरा शीर्षक है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 22 के अनुसार मकान संपत्ति से आय शीर्षक में ऐसे मकान और मकान के साथ लगी हुई भूमि यानी कि लैंड के एनुअल वैल्यू पर टैक्स लगता है, जिसका कि जो करदाता है वो स्वामी हो और जिसे करदाता अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ ना करता हो। तो जो इस संबंध में जो विभिन्न प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, उनका अध्ययन करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस हेड में किसी आय के टैक्सेबल होने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो क्या हैं। इन आवश्यक शर्तों को या कंडीशंस को हम स्कोप ऑफ इनकम या आय का क्षेत्र भी कहते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 22 यानी कि सेक्शन 22 में इस आय के क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ इनकम को बताया गया है। तो मकान संबंधी से आय के संबंध में कुछ एक इम्पॉर्टेंट नियम है, हम उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से नियम हैं। इनमें पहला जो नियम है या जो पहली इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मकान और मकान के साथ लगी हुई भूमि से ही इनकम होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका? मकान संपत्ति यानी हाउस प्रॉपर्टी में सभी तरह के मकान, जैसे कि रेजिडेंशियल मकान, बंगलोज, शॉप्स, ऑफिसेज, गोडाउन, फैक्ट्री बिल्डिंग्स, स्टोरेज के पर्पज़ से भंडार गृह आदि या अन्य भवन आदि सभी आते हैं, चाहे इन्हें किसी भी पर्पज़ से रेंट पर दिया गया हो। यदि किसी करदाता को भूमि से कोई रेंट प्राप्त होता है तो ऐसा किराया इस हेड मतलब हाउस प्रॉपर्टी से इनकम वाले हेड में तभी टैक्सेबल हो सकता है जबकि ऐसी लैंड किसी मकान के साथ लगी हुई हो। यदि लैंड मकान के साथ लगी हुई नहीं है तो फिर उस भूमि को किराए पर देने से जो इनकम प्राप्त हो रही है वो हमारे इस हेड यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पर इतनी बात को ध्यान में रखना है कि इस हेड में हाउस प्रॉपर्टी और या हाउस के साथ लगी हुई लैंड की आय को शामिल करना है। यदि कोई लैंड मकान के साथ लगी हुई नहीं है अर्थात खाली भूमि है तो उस भूमि की इनकम को इस हेड में हमको शामिल नहीं करना। दूसरा, करदाता मकान संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? मकान से किराए की आय इस हेड में तभी टैक्सेबल होगी जबकि जो असेसी है वो ऐसी मकान संपत्ति का स्वामी हो।
मीन्स असेसी शुड बी ऑनर ऑफ द हाउस। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने 3000 रुपीज़ मंथली के किराए पर एक मकान रेंट पर लिया और उसको 4000 पर मंथ रेंट पर आगे किसी और पर्सन को दे दिया। तो यहाँ पर जो पहले व्यक्ति को प्राप्त हुआ है किराया, ठीक है, वो इस शीर्षक की आय नहीं होगी, क्योंकि वो व्यक्ति इस मकान संपत्ति का स्वामी नहीं है। उसने खुद किराए पर लेकर आगे किसी और को किराए पर दे दिया। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति उस मकान का स्वामी यानी कि ऑनर नहीं है। तो फिर उस स्थिति में इस हेड के अंदर हम ऐसी इनकम को टैक्सेबल नहीं मानेंगे। ऐसी आय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी। तो सिंपली यदि असेसी उस हाउस प्रॉपर्टी का ऑनर है तो उसकी आय इस हेड में टैक्सेबल होगी, और यदि करदाता उस हाउस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं है तो उसे उस किराए से होने वाली इनकम इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, जैसा अभी आपको बताया मैंने कि उप किराएदारी की आय। ओके, अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, करदाता अपनी मकान संपत्ति का प्रयोग अपने ही व्यापार या पेशे के लिए नहीं करता हो। मीन्स असेसी शुड नॉट यूज हिज हाउस फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन। यदि असेसी किसी ऐसे व्यवसाय में स्वयं के मकान का यूज़ करता है जिसकी इनकम टैक्सेबल है, तो फिर प्राप्त होने योग्य किराए को इनकम नहीं माना जाता। ठीक है, इसके ऑपोजिट यदि मकान का प्रयोग किसी ऐसे बिजनेस में किया जाए जिसकी इनकम टैक्स फ्री हो, एग्जैम्प्टेड हो, तो फिर ऐसे व्यवसाय से प्राप्त हो सकने वाला किराया टैक्सेबल होगा। तो नॉर्मली हमको यहाँ पर इतना समझना है, यदि असेसी अपनी मकान संपत्ति का प्रयोग अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए करता है तो ऐसी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इस शीर्षक में टैक्सेबल नहीं होगी। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, यदि बिल्डिंग के साथ में मशीनरी, फर्नीचर आदि भी किराए पर दिया गया हो। कई बार क्या होता है कि बिल्डिंग के साथ में मशीनरी या फर्नीचर आदि भी रेंट पर दे दिया जाता है। तो यदि असेसी हाउस प्रॉपर्टी के साथ इस प्रकार की संपत्तियां यानी कि मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा भी किराए पर देता है, तो ऐसी असेट्स के किराए को मकान के किराए से यदि अलग करना संभव ना हो, तो फिर ऐसी स्थिति में किराए की पूरी राशि इस हेड में टैक्सेबल ना होकर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट, मिश्रित किराया। मिश्रित किराए के बारे में यानी मिक्स्ड रेंट फ्रॉम हाउस, इसके बारे में क्या प्रोविज़न है कि यदि मकान के किराए में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई या चौकीदारी आदि सुविधाओं का मूल्य भी शामिल हो, तो फिर ऐसे मिक्स्ड रेंट में से वो राशि जो कि इन फैसिलिटीज़ के संबंध में होगी, इन फैसिलिटीज़ मीन्स बिजली, पानी, चौकीदारी आदि के संबंध में जो भी राशि होगी उसको हम घटा देंगे किराए की राशि में से, और जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट विल बी ट्रीटेड एज द रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो उसको हम मकान का किराया मान करके फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ हमने जो 5 बातें मुख्य रूप से जानी वो क्या थी कि एक तो जो मकान है, जो आय है वो मकान या फिर मकान के साथ लगी हुई लैंड से होनी चाहिए। इनकम शुड बी फ्रॉम हाउस और एनी लैंड, ओके, जो कि उससे लगी हुई हो। दूसरा, जो असेसी है दैट शुड बी द ऑनर ऑफ द हाउस, करदाता ही मकान संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। तीसरा, असेसी शुडंट यूज हिज हाउस फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन, करदाता मकान का जो यूज़ है वो खुद के व्यापार या पेशे के अंदर ना करता हो। लेकिन यहाँ मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई कि यदि व्यवसाय से आय कर मुक्त है तो फिर प्राप्त होने योग्य जो किराया है उसको हम कर योग्य आय मानेंगे। चौथा हमने यहाँ पर पढ़ा, चौथा पॉइंट था आपका, भवन के साथ यानी मकान के साथ मशीनरी, फर्नीचर आदि भी किराए पर दी हो, और यदि ऐसी संपत्तियों
के किराए को मकान के किराए से अलग करना संभव ना हो तो ऐसी स्थिति में फिर किराए की पूरी राशि यहाँ इस हेड में टैक्सेबल मकान संपत्ति से आए हेड में टैक्सेबल ना होकर अन्य साधनों से आए शीर्षक में टैक्सेबल होती है। और 5वां पॉइंट हमने पढ़ा मिक्स्ड रेंट के बारे में कि यदि मकान के किराए में बिजली, पानी, चौकीदारी, लिफ्ट, सफाई आदि की भी सुविधाएं जो हैं शामिल हों, उनके मूल्य भी शामिल हों, तो ऐसे मिक्स्ड रेंट में से हमें इन सुविधाओं के संबंध में जो राशियां हैं उनको घटा देना है और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको हमें मकान का किराया मानते हुए फर्दर ट्रीटमेंट करना है। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का। फर्दर इसमें जो रूल्स हैं वो हम 1 बाय 1 डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से इसको और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।